मैं सुरेश नरूका अपने YouTube चैनल एस नरूका लाडनू पे सभी का स्वागत करता हूँ। आज की भूगोल की क्लास में हम नगरीय अधिवास का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने अधिवासों के जो प्रतिरूप होते हैं उनका अध्ययन कर लिया था। नगरीय अधिवास को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए नगरीय अधिवास किसे कहते हैं। तो जब भी कोई पूछे नगरीय अधिवास किसे कहते हैं तो जहाँ की अधिकांश आबादी प्राथमिक व्यवसाय, लिखा हमने प्राथमिक व्यवसाय का मतलब होता है खेतीबाड़ी, पशुपालन, संग्रहण का काम, मछली पकड़ने का काम या अन्य जीव जंतु जो है उनके पालने का जो काम होता है, वो सारे के सारे प्राथमिक व्यवसाय मतलब कि प्रकृति से सीधा संबंध रखने वाले जो व्यवसाय होते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। तो नगरीय अधिवास के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की आबादी जो है वो प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर, प्राथमिक व्यवसाय नहीं होना चाहिए, प्राथमिक व्यवसाय के अलावा जो काम होते हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय जो होते हैं वो वहाँ पर होने चाहिए। तो आपको जब भी कोई पूछे नगरीय अधिवास किसे कहोगे तो जहाँ की अधिकांश आबादी प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर अन्य जो अपने व्यवसाय है उनमें शामिल होती है तो वो क्षेत्र कहलाता है नगरीय अधिवास। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। अब हम पढ़ते हैं नगरीय अधिवासों की विशेषता। नगरों में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने लिखा घनत्व, घनत्व का मतलब कि वहाँ घनत्व ज़्यादा होगा। घनत्व कितना ज़्यादा होगा? अपने भारत में ज़रूरी है कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा अगर कोई क्षेत्र में है तो वो क्षेत्र नगर कहलाता है। तो नगरों में जो है वो घनत्व ज़्यादा होगा, जनसंख्या का घनत्व वहाँ पर ज़्यादा होगा। वहाँ 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर पे निवास करते हैं, 400 व्यक्तियों से ज़्यादा। दूसरा लिखा गतिशीलता, मतलब कि वहाँ संचार के उन्नत साधन होंगे, इंटरनेट है, टेलीफोन है, मोबाइल है, अन्य जो फैसिलिटीज़ है। तीसरा लिखा सड़कें, तो वहाँ अच्छी गुणवत्ता की सड़कें होगी जहाँ शहर है। रोजगार, नगर जहाँ होंगे वहाँ रोजगार की प्रबल संभावनाएं होती है। यातायात, जहाँ नगर है वहाँ यातायात उन्नत होता है। और शिक्षा, जहाँ नगर है वहाँ शिक्षा और चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो हमें जब भी कोई पूछे कि नगर की क्या क्या विशेषताएं होती है तो नगरों में घनत्व ज़्यादा होता है, गतिशीलता ज़्यादा होती है, सड़कें अच्छी होती है, रोजगार की संभावनाएं होती है, यातायात के अच्छे साधन होते हैं, शिक्षा की व्यवस्था होती है और चिकित्सा की व्यवस्था होती है। तो उससे जो है वो ये सारी विशेषताएं अपने नगरों में शामिल होती है। अगला हमने लिखा है नगरों के लिए पैमाना, कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है किसी क्षेत्र को नगर कहें तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, नगरों के लिए क्या पैरामीटर्स तय किए गए हैं। तो अपने भारत की बात करें तो भारत में जो पैरामीटर्स नगर के लिए तय किए गए हैं उनमें बात करते हैं। उसमें 1 नंबर जैसे जनसंख्या लिखा, भारत में जनसंख्या के हिसाब से जो है उस स्थान की जनसंख्या होनी चाहिए 5,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जो है वो निवास करने चाहिए। अब ये जनसंख्या का पैरामीटर अलग अलग देशों में जो है वो अलग अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लेना कि कहाँ कहाँ कितने कितने तय किए गए हैं। तो नगरीय आबादी, कोई नगर में शामिल होना चाहता है तो उस क्षेत्र के लिए विभिन्न देशों में अलग अलग पैरामीटर है जनसंख्या के। जैसे फिनलैंड में अगर कोई नगर कहलाना चाहता है तो वहाँ 250 व्यक्ति होते हैं तो भी वो स्थान जो है वो नगर में आ जाता है। जापान में अगर 3000 व्यक्ति है तो वो क्षेत्र जो है वो शहर में शामिल हो जाता है। वहीं भारत में अपने जो है वो 5000 व्यक्ति है तो वो शहर में शामिल होता है। इसका मतलब कि फिनलैंड में कोई क्षेत्र में 200 व्यक्ति है तो भी वो नगर में शामिल हो जाता है। जापान में कहीं 3000 व्यक्ति है तो भी वो नगर में शामिल हो जाता है। और अपने भारत में जिस क्षेत्र में 5000 की आबादी है वो नगर में शामिल किया जाता है। अगला लिखा हमने व्यवसाय। व्यवसाय सीधी सी बात है कि प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर वहाँ की 75% आबादी, अगर कोई क्षेत्र नगर में शामिल होता है तो वहाँ 75% से अधिक आबादी जो है वो प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे कामों में होनी चाहिए। समझ में आ रही बात है कि वहाँ की 75% आबादी जो है वो प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे काम जो होते हैं उनमें शामिल होनी चाहिए। मतलब कि खेतीबाड़ी में वहाँ के कम लोग जो है वो शामिल होने चाहिए।
तीसरा हमने लिखा है प्रशासनिक स्थिति वहाँ की क्या होनी चाहिए, तो वहाँ कोई नगरीय बोर्ड होना चाहिए। नगरीय बोर्ड, नगरीय बोर्ड का मतलब कि नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद अगर वहाँ है तो उसे जो है वो शहर में शामिल किया जा सकता है। और दशाएं जो लिखी है ऊपर, हमने जो दशाएं लिखी है कि वहाँ अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए, रोजगार होने चाहिए, और शहर के लिए वहाँ पर औद्योगिकरण भी जो है वो तीव्र गति का होना, जो तेज़ गति से बढ़ता हुआ औद्योगिकरण भी वहाँ पर होना चाहिए। वहाँ दशाओं में हम लिख सकते हैं कि वहाँ शिक्षा की संभावनाएं ज़्यादा होनी चाहिए, चिकित्सा की होनी चाहिए, वहाँ औद्योगिकरण होना चाहिए और रोजगार अच्छा होना चाहिए। तो ये दशाएं हैं। इसका मतलब अपने भारत में नगर के लिए जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं उनमें बात ये आती है कि वहाँ की जनसंख्या जो है वो 5000 से ज़्यादा की होनी चाहिए, वहाँ आबादी जो है वो 75% से ज़्यादा गैर कृषि कार्यों में होनी चाहिए, कृषि को छोड़कर दूसरे कार्यों में होनी चाहिए, वहाँ प्रशासन के तौर पर जो है वो नगरीय बोर्ड होना चाहिए। और दशाएं जो है उसमें हम लिख सकते हैं कि वहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए और रोजगार की प्रबल संभावनाएं अगर वहाँ है तो उस क्षेत्र को हम जो है वो नगर में शामिल कर सकते हैं। अब जैसे लिखा है कि नगरों के प्रकार, हम भारत में कौन कौन से नगरों को देखते हैं, 4 लिखे हैं, नगर, महानगर, वृहत नगर, सनगर। एक बार आप मेरे साथ बोलें, नगर, महानगर, वृहत नगर, सनगर। नगर, महानगर, वृहत नगर और सनगर, मतलब कि इससे बड़ी इकाई ये, इससे बड़ी इकाई ये और इससे बड़ी इकाई ये। नगर, महानगर, वृहत नगर और सनगर। इसे हम लिखते हैं सिटी, इसे लिखते हैं मेट्रो सिटी, इसे लिखते हैं मेगा सिटी, और ये जो है वो सनगर है, मतलब कि आपस में जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए नगर है। तो सिटी, मेट्रो सिटी और मेगा सिटी, और चौथा अपना जो है वो बच जाता है वृहत नगर। तो अब किसे हम नगर कहते हैं, किसे महानगर कहते हैं, किसे वृहत नगर कहते हैं और किसे सनगर कहते हैं, किसे सिटी कहेंगे, किसे मेगा सिटी कहेंगे और किसे मेगा सिटी कहेंगे और किसे जो है वो सनगर कहेंगे। तो सिटी के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की आबादी जो है वो 10 लाख तक की हो। अगर किसी क्षेत्र की आबादी 10 लाख तक की है तो वो नगर, अगर आबादी 50 लाख तक की है तो वह महानगर, और 50 लाख से अधिक की आबादी है तो वो जो है वो वृहत नगर। 10 लाख तक की आबादी नगर, 50 लाख तक की आबादी जो है महानगर और 50 लाख से अधिक की आबादी है तो वृहत नगर, और दो बड़े नगर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वो अपना कहलाता है सनगर। तो समझ गए होंगे, सिटी, मेगा सिटी, मेट्रो सिटी और मेगा सिटी। 10 लाख की आबादी तक नगर, 50 लाख की आबादी तक महानगर, और 50 लाख से अधिक की आबादी अगर है तो उसे कहते हैं हम वृहत नगर। अब इसमें हमें पूछा जाता है कि यह अवधारणाएं जो है वो किसने दी थी। जैसे हमने लिखा है महानगर, तो महानगर की विचारधारा देने वाले कौन है, इसके साथ सनगर की विचारधारा देने वाले कौन है और वृहत नगर की विचारधारा देने वाले कौन है। जिसमें दो की जो विचारधारा दी है, जिसमें वृहत नगर और सनगर की विचारधारा जो दी है उसमें लिखा है कि पैट्रिक गिडीज जो है, पैट्रिक गिडीज ने जो है वो सनगर की गिडीज, ये शहरों के निर्धारण करने वाले हैं जिन्होंने गिडीज नाम के भूगोलवेत्ता है जिन्होंने सनगर की जो अवधारणा है वो दी, और जीन गोटमैन नाम के भूगोलवेत्ता है जिन्होंने सनगर की अवधारणा देने वाले गिडीज और वृहत नगर की अवधारणा देने वाले गोटमैन,
तो गोटमैन ने जो है वो वरहत नगर की अवधारणा जो है वो दी, और गिडीज जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने जो है वो सयनगर की अवधारणा दी। तो हमने जो ये 4-5 बातें लिखी, ये कंप्लीट हमें पता होनी चाहिए कि ये छोटी इकाई सिटी, उससे बड़ी इकाई मेट्रो सिटी, उससे बड़ी इकाई जो है वो मेगा सिटी, और 2 नगर आपस में जुड़े हैं तो वो कहलाते हैं सयनगर। नगर के लिए 10 लाख की आबादी ज़रूरी है, महानगर के लिए 50 लाख तक की 10 लाख से 50 लाख तक की आबादी महानगर, और 50 लाख से अधिक की आबादी जो है वो वरहत नगर में। अब हमें 2 अवधारणाएं पूछी जाती है कि वरहत नगर की अवधारणा किसने दी, तो जीन गोटमैन ने जो है वो वरहत नगर की अवधारणा दी, और गिडीज ने जो है वो सयनगर की अवधारणा दी। अब नगर के लिए 10 लाख तक की आबादी, जैसे अपने बीकानेर शहर है, तो ये 10 लाख तक की आबादी में आता है, इसका मतलब कि यह नगर है। महानगर की अगर हम बात करें तो अपने जयपुर जोधपुर जो है वो 50 लाख तक की आबादी में है, तो वो महानगर की श्रेणी में आते हैं। आज के समय तो जो है वो 55 लाख की आबादी जो है वो जयपुर की बताई जाती है, लेकिन इसे जो है वो महानगर में शामिल किया जाता है। और 50 लाख से भी ऊपर की जिसकी आबादी है, जैसे मुंबई शहर है, तो वहाँ 50 लाख से भी अधिक की आबादी है, इसका मतलब कि उसे हम वरहत नगर में शामिल करते हैं। अब सयनगर की बात करें तो 2 नगर आपस में एक दूसरे से जुड़े होने कहाँ ऐसा देखने को मिलता है, जैसे दिल्ली नोएडा, तो दिल्ली शहर की सीमा ख़त्म नहीं हुई, नोएडा जो है वो शुरू हो गया, दिल्ली गुड़गांव। तो इस प्रकार के जो शहर होते हैं वो अपने कहलाते हैं सयनगर। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि नगरों के अपने जो है वो 4 प्रकार किए गए हैं, नगर, महानगर, वरहत नगर और सयनगर। सिटी, मेट्रो सिटी और मेगा सिटी। सिटी के लिए ज़रूरी 10 लाख तक की आबादी, महानगर के लिए जो है वो मेट्रो सिटी के लिए 50 लाख तक की आबादी ज़रूरी, और वरहत नगर मेगा सिटी के लिए जो है वो 50 लाख से अधिक की आबादी ज़रूरी। सयनगर का मतलब कि 2 शहर आपस में जुड़े होते हैं, तो वो कहलाता है अपना सयनगर। अब ये तो अपनी बात हुई नगर की। अब हम बात करते हैं नगरीय कच्ची बस्तियों की, कि नगर जो होते हैं उनमें जो कच्ची बस्तियां होती है उसमें अपने पाठ्य पुस्तक जो है वो धारावी बस्ती को विशेष रूप से जो है वो शामिल करती है। तो हम अब अध्ययन करेंगे जो नगरों में कच्ची बस्तियां देखने को मिलती है उन कच्ची बस्तियों के बारे में। जैसे पहली बात अपनी बस्ती है कि हम कच्ची बस्ती कहेंगे किसे, कौन सी जो है वो कच्ची बस्ती होती है। तो कच्ची बस्ती में हमने लिखा आवासों की घटिया स्वरूप, कि वहाँ आवास जो है वो इतने उन्नत नहीं होते हैं। और दूसरा, वहाँ निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर का मतलब कि वहाँ जीवन जीने के लिए उन्नत अवसर जो है वो नहीं होते हैं। तो ऐसे जो शहर के क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्र, ऐसे शहरी क्षेत्र जहां आवास घटिया स्वरूप में होते हैं और निम्न जीवन स्तर होता है, ऐसा शहरी क्षेत्र जो है वो नगरीय कच्ची बस्तियां कहलाता है। तो हमें जब भी कोई पूछे कि नगरीय कच्ची बस्तियां किसे कहेंगे, तो आवासों के घटिया स्वरूप और निम्न जीवन स्तर के शहरी क्षेत्र जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं नगरीय कच्ची बस्तियां। अब अपनी पाठ्य पुस्तक जो है वो मुंबई की धारावी बस्ती जो है उस कच्ची बस्ती को अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल करती है, तो उसका अध्ययन दिया है। तो उसके अध्ययन में हम उसकी प्रमुख बातें, जैसे उसकी स्थापना कब हुई, उसकी अवस्थिति कहाँ है, उसकी जनसंख्या क्या है, उसमें परिवहन की सुविधा क्या है धारावी बस्ती में, वहाँ अन्य सुविधाएं जो है वो क्या है, वहाँ रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, रोजगार कैसा है, वहाँ व्यापार किन किन चीज़ों का होता है और वहाँ का जनजीवन कैसा है, इन सारी बातों का अध्ययन जो है वो अब हम करेंगे। तो स्थापना जो धारावी बस्ती की बताई जाती है, धारावी बस्ती की स्थापना बताई जाती है 16वीं शताब्दी में, ये गुजरात के कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा। तो हमें पूछा जाए कि ये धारावी बस्ती की स्थापना कब हुई, तो धारावी बस्ती की स्थापना जो है वो 16वीं शताब्दी के बजाय ये जो है वो अपने 18वीं शताब्दी है। तो एक बार इसको करेक्ट करें अपने
स्थापना अगर पूछी जाए तो स्थापना हमें बतानी है 18वीं शताब्दी में गुजरात के जो कुम्हार हैं उन कुम्हारों के द्वारा जो है वो धारावी बस्ती की स्थापना जो है वो की गई। अवस्थिति हमें पूछी जाए तो मुंबई का स्टेशन है जुहू। ये जुहू स्टेशन जो है वो जुहू स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है कि जुहू स्टेशन से हम 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो वहाँ पर जो है वो हमें धारावी बस्ती देखने को मिलती है। वहाँ 12 बस्तियाँ थी, ये 12 बस्तियाँ मिलकर जो है वो धारावी बस्ती का निर्माण करती है। तो जुहू से 12 किलोमीटर की दूरी पर 12 बस्तियों का यह समूह जो है वो आज धारावी बस्ती के रूप में जो है वो जाना जाता है। अब हमें पूछा जाता है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6 लाख की आबादी इस अकेली एक धारावी बस्ती में है। तो हमें पूछा जाए कि कहाँ पर है ये, तो जुहू स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये 12 बस्तियाँ हैं जो आज धारावी बस्ती के रूप में जानी जाती है। स्थापना इसकी कब हुई, तो स्थापना जो है वो 18वीं शताब्दी में गुजरात के कुम्हारों के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई। यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो है वो 6 लाख की आबादी जो है वो निवास करती है अकेली इस बस्ती में। अब हमें पूछा जाए कि यहाँ पर परिवहन के साधन क्या है, तो यहाँ सिर्फ एक संकड़ी पगडंडी है। वहाँ मकान जो है वो बहुत ही सघन बसे हुए हैं, कम एरिया में ज़्यादा लोग हैं। वहाँ आने जाने परिवहन के लिए सिर्फ एक संकड़ी पगडंडी है जिससे 90 फुट रोड के नाम से जानते हैं। तो परिवहन के तौर पर वहाँ सिर्फ एक संकड़ी पगडंडी है जिसे 90 फुट रोड के नाम से जाना जाता है, जिसमें अपने जो वाहन होते हैं उन वाहनों का प्रवेश जो है वो निषिद्ध किया गया है। वहाँ हमें पैदल ही जाना पड़ता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि वहाँ के आवास जो है, वहाँ के आवास है कच्चे और 2 मंजिला भी है कई, और कई 3 मंजिला भी है। 2 मंजिला है और 3 मंजिला कच्चे आवास है, टीन घास फूस से इन्होंने निर्माण किया है। और कई मकान 2 मंजिला है और कई मकान जो है वो 3 मंजिला भी हमें देखने को मिलते हैं। सुविधाएं की बात की जाए यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, तो सुविधाएं तो यहाँ इतनी सघन बस्ती है कि सुविधाओं का कोई नामो निशान नहीं है। जो पानी है वो पर्याप्त नहीं है, बिजली जो है वो पर्याप्त नहीं है। हवा की बात करें तो पर्याप्त इनको जो है वो इतनी डेंसिटी से बसी हुई है, इतनी सघन बसी हुई है कि यहाँ पर अच्छी शुद्ध हवा भी जो है वो इनको नसीब नहीं हो पाती है। यहाँ रोजगार की बात करें तो ये मुंबई के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ के लोग जो है वो विभिन्न जो उद्योग धंधे होते हैं उनका काम करके जो है वो अच्छा रोजगार प्राप्त करते हैं। यहाँ कुम्हार का जो काम होता है, बर्तन बनाने का जो काम होता है, वो रिसाइकलिंग उद्योग जो होता है, पुनर्चक्रण के जो काम होते हैं वो पुनर्चक्रण के काम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चमड़ा कसीदाकारी जरी के काम जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ न केवल देश बल्कि विदेश में भी जो है वो व्यापार इन लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ अच्छी व्यापार की और रोजगार की जो है वो संभावनाएं हैं। और यहाँ का जनजीवन हमने लिखा है तो जनजीवन बहुत ही निम्न स्तर का